तो हेलो दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कुंदन एकेडमी पर। मैं दिलीप कुमार रोज़ की तरह आज लेके आया हूँ अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक NCERT क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। इससे पहले क्लास में हमने दोस्तों यहाँ तक चैप्टर को रीड करवा दिए थे और उससे आगे देखते हैं क्या कहता है। क्या है? पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्या है? मतलब पालमपुर में खेती उत्पादन के प्रमुख क्रिया है। पालमपुर गांव में क्या है? तो खेती करने की प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाइयाँ है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुलाई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। यदि भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब यहाँ तक का अर्थ ये हुआ कि 1960 से जो कृषि योग्य भूमि बनाई गई थी आज तक उतनी ही है, इसमें इजाफा या बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके आगे देखिए, भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांवों में भूमि का माप बिगहा, गुंडा आदि जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में किया जाता है। 1 हेक्टेयर में 100 मीटर की भुज वाली वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? इसमें बताया गया है 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 मीटर का क्षेत्रफल। तो इसमें बोला गया है आप अपने स्कूल के मैदान को इमेजिंग के तौर पर कर सकते हैं कि 100 मीटर का दायरा कितना होता है। दूसरा पॉइंट दिया है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने की कोई तरीका है? मतलब उसी भूमि से अगर हम कोई और उपाय करके अधिक उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसे सुविधा उपलब्ध है उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। मतलब इसमें जो बताया गया है वो गांव पालमपुर गांव जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के एक गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम यानी खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों की पशुओं के चारों के लिए प्रयोग किया जाता है। इनके बाद अक्टूबर और सितंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में रबी फसल खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं को किसान रायगंज की मंडी में बेच देती है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई की जाती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच देती है।
पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसल इसीलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में कृषि जल्द ही आ गई थी। इनका मुख्य प्रभाव कृषि पर पड़ा। सिंचाई पद्धति के बदले में बदल गई। तब तक किसान कुएं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूप से ज़्यादा प्रभावी ढंग से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाना प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के समय तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए की सिंचाई होने लगी। मतलब इसमें जो दिया गया है, इसमें कहा गया है कि पालमपुर के कृषि 3 प्रकार के कृषि करते हैं। किसान 3 प्रकार के कृषि करते हैं, जिसमें पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल जो है दोस्तों, वो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। खरीफ फसल जो है जिसमें ज्वार बाजरा उगते हैं, धान उगती हैं, उसमें उसकी बुआई होती है कब, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कब से कब होती है, तो गर्मी की मौसम में होती है। जून जुलाई में उसकी बुआई होती है, उसकी कटाई अक्टूबर से सितंबर में होती है और उसके बाद आलू की खेती की जाती है। और दिया है रबी फसल, जो कि रबी फसल की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है और इसे मार्च अप्रैल तक काट लिए जाते हैं। और तीसरी फसल होती है जो इसमें दिया नहीं है, जायद फसल होती है। जायद फसल होती है जो मार्च अप्रैल से लेके जून तक चलती है, जिसमें जायद फसल में खीरा ककड़ी ये सब आते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम इस तरह हमारा पढ़ाने का मकसद ये है कि इसको सबसे पहले रीड आउट करवा देते हैं और जो भी कुछ इसमें मेन पॉइंट होते हैं हम आप लोगों के समक्ष इसको पेश करना चाहते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए आगे दोस्तों क्या है, भारत में सभी गांवों में ऐसे उच्च स्तर की सिंचाई वाली व्यवस्था नहीं है। नदीय मैदान के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। मतलब इसमें दिया है हमारे देश में जो है वो नदी की तुलना में तटीय क्षेत्रों में अधिक सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है और दक्षिण के पठार में सिंचाई कम होती है क्योंकि वो पठारी क्षेत्र है। और आज भी हमारे देश का कुल प्रतिशत का 40% तक ही सिंचाई उपलब्ध है। अब देखिए आगे, एक वर्ष में किसी भूमि एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधिक फसल प्रणाली कहते हैं। मतलब एक वर्ष में अगर एक से ज़्यादा फसल जो लोग एक ही स्थान पर उगाते हैं उसे बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसल पैदा करती है। मतलब यहाँ की जो पालमपुर में बताया गया है 2 फसल मुख्यतः उत्पादन करती है। पिछले 15 से 20 वर्षों में 3 फसलों के रूप में आलू पैदा होती है। मतलब पिछले 20 वर्षों में आलू की पैदा तीसरी फसल के रूप में होने लगी है। देखिए यहाँ पे गेहूं का दिया है, बाजरा दिया है, गन्ना दिया है, आलू दिया है। तो इसमें गेहूं रबी फसल हो गया, बाजरा आपका कौन सा फसल हो गया, खरीफ फसल हो गया, गन्ना हो गया खरीफ फसल, आलू हो गया जायद फसल।
अब इसमें देखिए, आइए चर्चा करें। सारणी 1.1 में 10 लाख मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आलेख में इस चित्रित करें और आलेख क्या दिखाया है कक्षाओं में चर्चा करें। मतलब इसमें हम लोग को चर्चा करने के लिए बोला गया है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है क्या, तो इसमें वही चित्र 1.1 है। और चित्र 1.1 जो है इसमें क्या बोला गया है, 1950 से 51 में जुताई क्षेत्र कितना मिलियन हेक्टेयर था, 129, जो 1990 और 91 में आते आते 157 हो गई। तो कितना की बढ़ोतरी हुई, लगभग 27-28, 25 से 30 के आसपास बढ़ोतरी हुई है। 2000 से फिर 2001, ये 10 वर्ष की जनगणना पर आधारित है। तो कितना है, 2001 से वही एक, देखिए एक ही मिलियन हेक्टेयर की इजाफा हुई है। उसके बाद क्या है, 2010 से 11, इसमें 156 रह गया है। मतलब इसमें देखिए 2010 से जो 2014 तक का डाटा एनालिसिस दिया है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सिर्फ एक ही वर्ष में, शुरुआत में जब देश को आज़ादी मिली थी, उसके बाद जो स्वतंत्र हम लोग हुए थे और गणतंत्र हुए थे, गणतंत्र होने के बाद देखिए एक ही बार इजाफा हुआ है, बाकी अभी तक कोई भूमि में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आगे देखिए, इसमें एनालिसिस करने के लिए दिया हुआ है, जो क्या है ये, इसमें देखिए वह उसी को दर्शाया गया है आलेख के माध्यम से। तो 1950 से 51, 1990 से 91 जो ऊपर सारणी में दिए गए हैं। अब इसमें देखिए, आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविधि फसल प्रणाली है। बहुविधि प्रणाली है, ये वाला बहुविधि प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। मतलब हम अपनी उपज को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो एक तरीका है बहुविधि फसल प्रणाली और दूसरा है आधुनिक कृषि विधियाँ। तो इसके बारे में क्या होता है आधुनिक कृषि विधियाँ और बहु फसल प्रणाली, इसको हम बहुविधि फसल प्रणाली को जान चुके हैं पीछे, जो कि एक ही वर्ष में एक ही जगह पर एक से अधिक फसल का उत्पादन किया जाना बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है। और आधुनिक कृषि विधियाँ हम आगे जानेंगे। तो देखिए, मौसम में पैदा की गई फसलों के रूप में पाया जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती की पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिसकी उपज अपेक्षाकृत कम और परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर या दूसरे प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे। इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज के द्वारा गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV मतलब हाई ब्रिज वैरायटी के बीजों के एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के कृषि टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यदि उपज प्रजातियों वाले बीजों में अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद की कीटनाशकों की ज़रूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज वाले सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव है। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के खेती के आधुनिक तरीकों को
सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती की सिंचाई के लिए नलकूप, HYV बीज, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। इनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहनों के लिए मशीनें खरीदी, जिसमें जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया गया। इसने गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत कृषि में गेहूं का उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से HB मतलब हाई वैरायटी बीज का प्रयोग करने से 3200 किलोग्राम हो गया। मतलब देखिए, इसमें हरित क्रांति क्या था? हरित क्रांति आया था 1960 के दशक में भारतीय पंचवर्षीय योजना 3 के लास्ट में आया था। तो इसमें बताया गया है कि कृषि कितना तेज हो गया। हाइब्रिड वैरायटी वाले बीजों का प्रयोग करके हरित क्रांति के जरिए ये बीज कितना उत्पादन बढ़ा है। अब आगे दिया हुआ है जो मतलब पालमपुर गांव में अगर 1300 किलोग्राम नॉर्मल परंपरागत कृषि यानी पुरानी परिस्थिति से करते थे तो 1300 किलोग्राम उत्पादन होते थे, लेकिन हरित क्रांति के बाद उसका उपज 3200 किलोग्राम हो गया। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे डाटा एनालिसिस दिया है जो मतलब कितना से कितना टन उत्पादन बढ़ा है। तो इसमें है कि 1965 से 66 वालों का उत्पादन कितना है, दालों का उत्पादन 10 किलो, वही गेहूं का उत्पादन 10 किलो। 70 में हो गया, 71 में हो गया 12 से 24, यानी सीधा देखिए दोगुना। उसके बाद देखिए, क्योंकि 66 में आया था हरित क्रांति, उससे पहले क्या था 10, लेकिन उससे इसमें दालों का इजाफा हुआ 2 किलो और इसमें डायरेक्ट समझिए 2.5 गुना उत्पादन बढ़ गया गेहूं का उत्पादन। और देखिए वही जाते जाते लास्ट में 2017 से 18 में 24 किलोग्राम दाल और वहीं गेहूं का उत्पादन 97 किलोग्राम हो गया। अब इसी को एक आलेख बनाकर खींचिए। अब आलेख बनाना है दोस्तों, आलेख कैसे बनाना है, इस तरीक़ा से देखिए। इसका डाटा एनालिसिस दिया था, वैसे ही सेम यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको इसी के तरह यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे इसको दो अलग अलग बनेगा, क्योंकि इसमें 2 है तो दोनों का अलग अलग बनेगा। एक का बनेगा गेहूं का, एक का बनेगा दाल का। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दाल का उत्पादन, दूसरे में गेहूं का उत्पादन और नीचे में ईस्वी, और उसको आलेख के जरिए ऐसे ऐसे दर्शा दीजिएगा जिस तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है। तो अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी तो हमको ज़रूर कमेंट करें और हम इसका सल्यूशन आपको देंगे नोट्स बना के। और देखिए यहाँ तक की बात रही, यहाँ तक लगभग 2 पेज आज अभी तक किए हैं। और इसके बाद हम बताते हैं इसके बाद हम अभी हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी हम कुछ नहीं आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अभी हम पढ़ा रहे हैं जो कि बुक में जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम अपना नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे ही चैप्टर रीडिंग ख़त्म होगा उसके बाद हम अपना नोट्स देंगे और उसमें हम अपने तरीके से बताएंगे। जो मेरा तरीका क्या है, नोट्स कैसे बनाया जाता है। बहुत से विद्यार्थियों का ये रहता है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, NCERT बुक्स का नोट्स कैसे बनाएं, इसका क्वेश्चन आंसर कैसे करें, इसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो पढ़ने का तरीका तो हम अभी बता रहे हैं और पढ़ के भी समझा रहे हैं, लेकिन नोट्स कैसे बनती है ये जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद हम अपने तरीक़ा से अपना नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो एकदम से हस्तलिखित होगा, यानी हाथ से लिखा गया होगा। ये नहीं कि PDF फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो हस्तलिखित होगा और हाथ से बिल्कुल अपने तरीक़ा से लिखा रहेगा।
और एकदम शॉर्ट नोट्स होगा, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको मदद करेगी, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, यहाँ तक के बिहार दरोगा, एसएससी, सीजीएल, जितने भी लिखित एग्ज़ाम में भी आपको मदद करेगी, क्योंकि उसके ज़रिए हम इस आप देख सकते हैं कोई सा भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए, वो यहाँ से ज़रूर एनसीईआरटी से प्रश्न करते हैं। तो आप लोग को अच्छे से रीड करना और रीड कराना मेरा कर्तव्य है। हम रीड कराएंगे, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, इसका जितना भी मटेरियल होगा हम सब प्रोवाइड करेंगे। बस आप लोग को मेरे साथ बने रहना है, और बने रहने का सेंस में ये हुआ कि हमको सपोर्ट करना है, और कहीं पे जो भी दिक्कत होती हो मेरे तरफ से वो ज़रूर बताना है। जो सर आप इस तरह से यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, तो हम उसको ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक हो सके हम बिल्कुल बेसिक, और ये बेसिक पार्ट्स है, इसको हम अच्छे से बता पा रहे हैं। और आप लोग कमेंट करिएगा कि इसमें हम बताने में सक्षम है या कहीं पे कुछ त्रुटि हुई है तो उसको सुधारने की ज़रूरत है, तो हम वो करेंगे। देखिए आगे क्या लिखा है। रासायनिक उर्वरक ऐसी खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधे को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदी और तालाब को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकती है। इनका अर्थ है कि अपने प्रयोग में कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले ही तुलना में कम उपजाऊ रह जाएंगे। इसके बाद देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है। पंजाब के किसानों को पहले के उत्पादक स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि यह खेती लिए लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि हरित क्रांति से तो बिल्कुल आधुनिक तरीक़ा से उर्वरक का उपयोग होने लगा, और उसके बाद उसमें उर्वरक मतलब रासायनिक कीटों का उपयोग जो हम लोग करने लगे, उसके बाद वहाँ की मिट्टी उपजाऊ से अनउपजाऊ की ओर परिवर्तित होने लगी, क्योंकि उर्वरता कम हो जाती है। अगर किसी भी मिट्टी में हम ज़्यादा से ज़्यादा खाद यानी रासायनिक यूरिया, टीएपी इत्यादि का इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा करते हैं तो उसकी उर्वरता क्षमता कम हो जाती है। आगे दिया हुआ है। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये तो मान के चलिए बेसिक हुआ ना, अगर इससे आपको अच्छे से और पीडीएफ वगैरह चाहिए, जैसे कि कोई भी रेलवे, एसएससी, यहाँ तक के न्यूज़पेपर, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो भी पहले पूछा गया है क्वेश्चन बैंक, ये सब हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के न्यूज़पेपर वगैरह सबका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम जैसे ही अगले वीडियो की ओर चलेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगा, और आप लोग हमारे सब्सक्राइबर बने रहेंगे तो हमारा वीडियो का लाभ सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और फ़ायदा उठा पाएंगे। दोस्तों हम भी एक
बड़ा सर तो नहीं है, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमको भी इतनी दिक्कत हुई थी पढ़ने लाइफ में, और हम उस दिक्कत को दूर करना चाहते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।